चलो वेलकम बैक टू द क्लास। कल हुए 17 क्वेश्चन, आज 18 है। देखो, अनुराधा कंपनी लिमिटेड ने 50,000 समतांश प्रति अंश 100 रुपये वाला है, 20% अधिमूल्य पर निर्गमित किया है। भुगतान निम्न प्रकार से था: आवेदन पर 25 रुपये, आवंटन पर 45, अधिमूल्य सहित। अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है पहले से ही। प्रथम याचना तथा अंतिम याचना पर शेष वैल्यू दे रखी है। सभी मांगें की गई हैं, समस्त राशियां प्राप्त हो गई हैं। केवल एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश से ने अंतिम याचना का भुगतान नहीं दिया है, अंशों का हरण कर लिया और 60 रुपये में पुनः निर्गमित कर दिया है। आपको जनरल प्रविष्टियाँ इसमें करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन है 18, लेकिन 18वें क्वेश्चन से पहले मैंने कल भी एक बात बताई थी तुमको, जो कल वाली क्लास में थी। उसकी क्लास जो है पहले, इससे पहले देख लेना एक बार, तब समझ में आ जाएगी बात। अब ये उसने अब तक क्या था, शेयर इशू हो रहे थे, पैसे मिल रहे थे, कुछ लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, कुछ लोग एडवांस पैसे दे रहे हैं। अब तक हमने ये पढ़ा। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि शेयरों का हरण किया जाएगा। अब एक पॉइंट और बढ़ेगा, जो हरण किए हुए शेयर है ना, उनको एक बार फिर से री इशू किया जाएगा, फिर से दोबारा पुनर्निर्गमन। तो अब तुमको सीखना है पुनः निर्गमन। नहीं, उनको नहीं, किसी और को। मानो कि 60 शेयर किसी के पास थे, 100 शेयर किसी के पास थे, उसने पैसा नहीं दिया तो 100 शेयरों का हरण हो गया, नाम काट दिया तो एक स्लॉट खाली हो गया 100 शेयरों का। तो वो 100 शेयर मतलब उस नाम पे किसी दूसरे का नाम लिख दिया जाएगा और उससे पैसे ले लिए जाएंगे। ये होता है पुनः निर्गमन। अंश जो हरण किए गए हैं उनको फिर दोबारा इशू करना पुनः निर्गमन कहलाता है। बात समझ गए? तो अब नया टॉपिक बन जाएगा ये पुनः निर्गमन का। बात क्लियर है एकदम? ठीक है, तो पहले इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। जैसे हरण के बारे में समझा था, ऐसे इसके बारे में समझते हैं, पुनः निर्गमन। हाँ, इसको बोलेंगे बेटा री इश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उससे पहले एक डाटा समझा हमने हरण वाला, वो तो मिलेगा इस क्लास में, और पुनर्निर्गमन जा वाला है वो अगली क्लास में मिलेगा क्वेश्चन के साथ। क्योंकि अब मैं ये टॉपिक समझाऊंगा तो एक क्लास थोड़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन अगली नई क्लास में आएगा तो फिर कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा कि टॉपिक हमने पिछली क्लास में समझा, क्वेश्चन अगली क्लास में, तो टॉपिक के साथ अगली क्लास आएगी। अगली वाली क्लास में देखने वाला टॉपिक, समझ के बात? चलो, अब जब री इशू हम करते हैं तो ऐसे शेयरों का री इशू किया जाता है जो हरण किए गए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1800 शेयर हरण किए थे, है ना, ऐसे। अब हरण करने के बाद री इशू जब किया था तो 3 तरीके से री इशू किए जाते हैं: सममूल्य पे, बट्टे पे और प्रीमियम पे। 3 ही टाइप के री इशू होते हैं। लेकिन यहाँ खास बात एक होती है कि 99% केसेस में ऐसा होता है कि सारा का सारा पैसा एक बार में मांग लिया जाता है, मतलब सिंगल एंट्री में। इशू करने पे 3-4 एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन की अलग, अलॉटमेंट की अलग, फर्स्ट कॉल की अलग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सारा का सारा पैसा एक बार में मांग लिया जाता है, एक साथ मांग लिया जाता है सारा का सारा पैसा एक कॉल में। बात आ गई समझ में? समझो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सममूल्य पर पुनः निर्गमन, मतलब री इश्यू एट पार। ये टॉपिक है। इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? सिंपल एक एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा एक बार में मिलेगा कैपिटल के नाम से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। खत्म एंट्री, समझ गए? बस इतनी सी एंट्री बनेगी, बैंक में पैसा मिलेगा, कैपिटल से पैसा मिल जाएगा, काम खत्म। कोई ट्रांसफर वैल्यू नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई फर्स्ट कॉल नहीं, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में हरण के बाद ये एंट्री और बढ़ेगी, ये नया है, ठीक है। अब हाँ, पहले सारी एंट्री बनेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब बनेंगे, फिर हरण होगा, फिर ये एंट्री बने। हाँ, री इशू करना है इस एंट्री के, ठीक है। हाँ, समझ गए? चलो, दूसरा क्या है? बट्टे पर। पुनः निर्गमन, इसको कहेंगे री इश्यू एट डिस्काउंट, ठीक है। मैं थोड़ी सी अमाउंट लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सममूल्य का मतलब क्या है कि 10 रुपये के शेयर को 10 रुपये में बेचा गया। बट्टे का क्या मतलब है कि 10 रुपये का शेयर था लेकिन उसको 10 से कम मानो 8 रुपये में बेचा गया, 2 रुपये का बट्टा लग गया। कैसे एंट्री बनाएंगे इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट लगा है, डिस्काउंट है नुकसान, खर्चा हो रहा है हमारा, नुकसान को आता है डेबिट में, तो इसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। ये हमको लिखना चाहिए, ये तो मतलब है डिस्काउंट लिखते हैं तो। लेकिन होता है कि एक बात ध्यान रखनी है आपको, हाँ, ये तो बैंक में पैसा मिलेगा, ये लॉस है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी शेयर को हरण किया जाता है और फिर दोबारा इशू किया जाता है,
उस पर कोई नुकसान हो रहा है तो नुकसान की भरपाई कहाँ से की जाएगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। जब आपने शेयरों का हरण किया था तो कुछ पैसे आपने बचा लिए थे, जब्त कर लिए थे, लेकिन उसी शेयर पे अगर फिर से कोई नुकसान हो रहा है तो जब्त जो किए हैं ना पैसे, वहीं से पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। मानो आपके पास 2 गाड़ी हैं और एक गाड़ी आपने बेच दी और एक गाड़ी बेचने के बाद में आपको 50,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है, एक गाड़ी बेचने पे 50,000 का फ़ायदा हो गया। दोनों गाड़ी साथ साथ खरीदी गई थी, लेकिन दूसरी गाड़ी पे क्या हुआ है कि दूसरी गाड़ी में 20,000 का नुकसान हो गया किसी वजह से। गाड़ी दोनों एक ही है, एक साथ खरीदी थी, तो 20,000 कहाँ से पूरा करोगे, जो पहली गाड़ी से पैसे बचाए हैं। समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर फिर डिस्काउंट नहीं आएगा, इस डिस्काउंट का नाम चेंज हो जाता है। इस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं फिर, इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका नाम क्या है, जो पैसे जब्त किए थे फॉरफीचर ही तो था वो, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गई वाली बात, यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अमाउंट कैसे आती है, अमाउंट आती है 10 का मल्टीप्लाई शेयर में, जितने भी शेयर उसने रीइशू किए हैं, यहाँ भी कितना आएगा 10 का मल्टीप्लाई शेयर में। यहाँ पैसा कैसे आता है, यहाँ आता है बेटा 10 का मल्टीप्लाई शेयर में, यहाँ पैसा आता है 10 का मल्टीप्लाई डिस्काउंट में, कितना डिस्काउंट है 2 रुपये का, और यहाँ का मल्टीप्लाई होता है 10 का मल्टीप्लाई रकम में, जितने रुपये में वो इशू किया गया, 8 रुपये में। समझ गए, 8 रुपये इधर, 2 रुपये इधर, 10 रुपये इधर। अब तीसरी कंडीशन और लास्ट, जब अंशों का पुनः निर्गमन प्रीमियम पर किया जाए, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में। यस, मतलब 10 रुपये वाले को आप 10 से प्लस में मतलब 12 रुपये में बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं री इश्यू एट प्रीमियम। इसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 में आएगा फिर से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ आएगा प्रीमियम का पैसा मतलब 2 मल्टीप्लाई शेयर, यहाँ आएगा 10 मल्टीप्लाई शेयर, और बैंक में मिलेगा बेटा 12 मल्टीप्लाई शेयर। समझ गए बात, ये नया टॉपिक है, ये और स्टार्ट हो जाएगा अब नए क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक बात। देखो 18वें क्वेश्चन में इश्यूड शेयर क्या है बताओ बेटा एक बार। 50,000 इश्यूड शेयर है 50,000 शेयर, और एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर, और एट प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है, एट द रेट ऑफ 20%। अधिमूल्य को ही प्रीमियम कहते हैं, अधिमूल्य है। अब 100 रुपये के शेयर को 20% प्रीमियम में, इसका मतलब 120 रुपये में वो बेचेगा। एप्लीकेशन पे कितने रुपया है, 25, अलॉटमेंट पे कितना रुपया है, 45 रुपये अलॉटमेंट पर है, लेकिन इसमें प्रीमियम शामिल है। इसका मतलब क्या है कि 20% का मतलब होता है कि 100 रुपये का आपको 20% निकालना है, तो कितने रुपए आएंगे, 20 रुपये आएंगे। तो इसमें 25 रुपये तो अलॉटमेंट के हैं और 20 रुपये प्रीमियम के हैं। बाकी जो बचेगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। इन सबको मिला के कितना होना चाहिए, 120 हो जाना चाहिए। 25 ये वाले, 45 ये वाले 70 हो गए। 70 में कितने और जोड़े जाएंगे, 1 20 हो जाएँ, 50 और जोड़े जाएंगे, 1 20 हो जाएंगे। बात समझ गए यहाँ तक, क्लियर है सबको। ठीक, अब देखो एक अंशधारी ऐसा है, क्या नाम है उसका, नाम दिया है कोई, अंशधारी का क्या नाम, जिसने पैसा नहीं दिया है 200 अंश से, ठीक है। एक अंशधारी ऐसा है जिसके पास 200 शेयर हैं, 200 शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कॉल्स इन एरियर किया है बेटा। कौन सी कॉल नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये वो नहीं देगा। और फिर इसके शेयरों का हरण किया जाएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर कितने रहेंगे, 200, और फिर इन 200 शेयरों को क्या किया जाएगा, री इशू किया जाएगा। 200 शेयर और एट द रेट ऑफ 60 रुपये में। ये 3 स्टेटमेंट है, पहले ऐसे पैसा कलेक्ट करना है, फिर कॉल से एरियर होगा, उसके बाद में हरण करना, उसके बाद में री इशू करना है। समझ गए यहाँ तक बात। अब समझो कैसे एंट्री बनाएंगे इसकी।
एप्लीकेशन की जो दोनों एंट्री होने वाली है वो सेम सिंपल है पहले जैसी। कितने से करेंगे? 50,000 शेयर और मल्टीप्लाई बाय 25 से। यहाँ तक बात क्लियर? दूसरा अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री में प्रीमियम आएगा, इसलिए एंट्री ऐसे बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसको बोलेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अमाउंट कैसे ड्यू होगी? आपने कितने शेयर इशू किए हैं? 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए का प्रीमियम है? 20 का। तो 50,000 मल्टीप्लाई 20 इधर आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25, इधर आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 45। के का मतलब 1000 होता है, ठीक है। अब 50,000 का मल्टीप्लाई 20 में करो, कितना आएगा बेटा? 50,000 का मल्टीप्लाई 20 में 50,000 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे 1 लाख नहीं है। 50,000 दूनी 1 लाख हो जाते हैं। 50,000 का मल्टीप्लाई 20 में करना है, 20 में। कैलकुलेशन करने का एक और तरीका होता है कि कॉपी पेन लो और गुणा भाग करो। 50,000 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? इसमें मैंने 10 लाख लिख दिया इधर। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 50,000 का मल्टीप्लाई करना है 25 में। दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा? ये 22,50,000, ठीक है। गुणा करके देखो 50,000 मल्टीप्लाई 45। ये बात समझ गए? 22,50 आ गया। अब बैंक पे पैसा रिसीव्ड होगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसको लिखेंगे इधर बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी या अमाउंट, मनी अमाउंट कैश रोकड़ रुपए पैसे सब बात एक ही है। सारी एंट्री बनाई है, ऐसा नहीं कि उसमें एक में मनी एक में अमाउंट लिख दी। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ का। अगर किसी की नरेशन में तुम अमाउंट लिख देते हो तब भी बात ठीक है, मनी लिख देते हो तब भी बात ठीक है, कैश लिख देते हो तब भी बात ठीक है, सब चीज़ें एक ही हैं। अब समझो फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे बनेगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट को ड्यू करेंगे बेटा। यहाँ पे कितना रुपए ड्यू होगा? 50,000 शेयर और मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये 25 लाख होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये अमाउंट रिसीव्ड होगी। अब ये जो 25 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, ये पूरे 25 लाख नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि देखो एक आदमी ने 10,000 रुपये दिए नहीं, इसमें से 10,000 रुपये आपको कम मिलेंगे। हाँ, कॉल्स इन एरियर के कितने रहेंगे? ये 24,90,000 रुपया कर सकते हैं। मैंने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, हाँ, या तो एंट्री करके दिखाओ माइनस करके दिखाओ। एंट्री करके दिखाने में एक नुकसान ये हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें कंफ्यूज रहोगे, फिर तुम माइनस करके दिखा दो, सीधा आए एकदम। समझ गया तक बात? अब इनका करना है हमको, अगले स्टेप पे हरण करना पड़ेगा इनको। तो कैसे हरण करेंगे इनका? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री हरण की एंट्री है। और ये देखना पड़ेगा कि ये जो शेयर अभी हरण किए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था। अगर प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम नहीं दिखाना है, और नहीं मिला है तो दिखाना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने कौन सी कॉल नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल। इसका मतलब अलॉटमेंट तो दे दिया। अब अलॉटमेंट दे दिया तो प्रीमियम दे दिया, तो प्रीमियम दिखाना नहीं है अब आपको, है ना। सिंपल एंट्री बनानी पड़ेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और 2 अनपेड कॉल कौन है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफीचर। कितने शेयरों का हरण किया आपने? 200 शेयरों का। कितने रुपए मांगे? पूरे 100। 200 का मल्टीप्लाई 100 में करो कितना आएगा? 20,000 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए मारा गया? अभी हमने वहाँ लिख लिया था कितना? 10,000। अनपेड कॉल है ये। और देखो डेबिट बराबर क्रेडिट के होता है, इधर 20 है इधर 10 है, अभी 10,000 और आएंगे अभी इधर। समझ के बात ये वाली? कल भी बताया था मैंने ऐसे ही। समझो अब नेक्स्ट। अब इन शेयरों का हरण हुआ है तो इनको रीइशू करना पड़ेगा। अब ये एंट्री जो है ये सेकंड वाली है रीइशू की। हरण वाली एंट्री ये है जिसपे 1 स्टार लगा है और जिसपे 2 स्टार लगे हैं, वो रीइशू की एंट्री है। कैसे रीइशू करेंगे? सारा पैसा एक बार में मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए में रीइशू कर रहा है बेटा? वो कर रहा है उसको 60 रुपये में रीइशू। 100 रुपये वाले शेयर को 60 रुपये में बेच रहा है, 40 रुपये का नुकसान हो गया। ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? फॉरफिटेड। क्या लिखना है आपको? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लिखना पड़ेगा इधर बीइंग शेयर री इश्यू। कितने में इशू किया आपने? ये 200 शेयर को आप 60 रुपये में इशू कर रहे हो। कितने रुपए मिलेंगे आपको? 12,000 रुपया। शेयर एक्चुअल में कितने का था वैसे? 200 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 100। कितने का रुपये मिलना चाहिए था आपको? 20,000। डिस्काउंट कितने का लगा? डेबिट बराबर क्रेडिट में, तो 8,000 रुपये का डिस्काउंट लग गया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 200 शेयर पे 40 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट लगा है, क्योंकि आपने 60 रुपये के हिसाब से उसको बेचा है, 40 का डिस्काउंट है। ठीक है, अब चेक क्या करना है आपको? ये जो अमाउंट है शेयर फॉरफिट की, जब हरण किया था तो ये पैसा आपने जब्त किया था। कितना रुपये जब्त किया था? 10,000। री इशू करने पे कितने का नुकसान हो गया? ये नुकसान है 8,000 का नुकसान। तो कितने रुपए बच गए आपके पास? अभी 2,000 बच गए। इन 2,000 को ट्रांसफ़र कर दो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग forfeited balance transfer to capital रिजर्व। कितने रुपए? 2,000 रुपये। ये 2,000 आया कैसे है? 10,000 रुपये हमने जब्त किए थे, जिसमें से 8,000 का नुकसान हो गया, तो कितने बचे? 2,000। बात आगे समझ लो सबको? आसान है क्वेश्चन? आसान नहीं है? क्या समझ में नहीं आया वो पूछो। ये पता है वो रुक जाएगी, ये पता है? देखो 19वां क्वेश्चन बेटा। एक्सेल कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये के प्रत्येक 1,57,100 का निर्गमन किया, जो निम्न प्रकार दिए थे। आवेदन पर 2.5 रुपये, आवंटन पर 2.5, प्रथम और अंतिम मांग पर 5 रुपये। एक्स जिसके पास 400 अंश ने मांग की राशि का भुगतान नहीं किया है, उसके अंशों का हरण कर लिया गया है। अंश हरण किए गए अंश जो है उनमें से 200 अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया गया है। लीजिए 19 क्वेश्चन है ये। इश्यूड शेयर बताएंगे एक बार। 1 लाख इश्यूड शेयर है 1 लाख, और एट द रेट ऑफ 10 रुपये। एप्लीकेशन पर कितना रुपया है? अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एक शेयरधारी ऐसा जिसके पास कितने शेयर हैं? शेयर 400। अच्छा एक्स है। कॉल्स इन एरिया, कौन सी कॉल नहीं दिया? मांग का पैसा उसने नहीं दिया, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिए। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 5, कितने रुपए नहीं देगा वो? 2,000 रुपये। देखो कहा उसने मांग की राशि का भुगतान नहीं कहा किया है उसने, है ना? नहीं, ये मांग सिर्फ यही होती है,
ये तो इसका तो नाम है ना एप्लीकेशन, इसका भी एक नाम है अलॉटमेंट, इसका नाम है याचना, मांग, पहली मांग, दूसरी मांग, तीसरी मांग, चौथी मांग। हाँ, इसको बोलते हैं मांग, याचना, कॉल्स, कॉल को ही मांग बोलते हैं। इनका तो नाम है अलग अलग। अगर बोलता अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मांग का पैसा नहीं दिया, नहीं नहीं नहीं, सारी मांग नहीं, ऐसे नहीं, समझ के 2000 रुपये वो देगा नहीं। अब इसके शेयरों का क्या किया जाएगा, हरण किया जाएगा। तो फॉरफिटेड शेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 400। इसके बाद इनको री इशू किया जाएगा, तो री इशू शेयर कितने हैं, 200, और एट द रेट ऑफ 8 रुपये के हिसाब से। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ना तो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, ना अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, ना फर्स्ट कॉल में प्रीमियम। एक तो इसमें प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं है, ये सिंपल हो गया। दूसरी बात, इसमें कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल का है बस, ये सिंपल हो गया। अब इसमें बात क्या याद रखनी बेटा आपको, फॉरफिटेड शेयर 400 हैं और री इशू शेयर कितने हैं, 200। तो ये एक नई बात है इसमें कि इस बार जितने अंशों का हरण किया गया है ना, उतने सारे के सारे री इशू नहीं है, कम री इशू किए गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लास्ट वाली एंट्री में, वो समझो कैसे करेंगे। पहले आपको लिखना पड़ेगा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड। एप्लीकेशन की जो आप एंट्री बनाएंगे वो एंट्री पहली भी और दूसरी भी बेटा सेम ही बनेगी। कितने से, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5। अलॉटमेंट की एंट्री भी सिंपल बनेगी क्योंकि इसमें प्रीमियम है नहीं, सिंपल है एकदम। कितने से बनेगा बेटा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब इसके बाद एंट्री किसकी बनाएंगे हम, फर्स्ट कॉल की। देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री मैं इधर बनाता हूँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट या मनी ड्यू। कितना रुपए ड्यू करेंगे हम इसके लिए, हमारे पास है 1 लाख शेयर और मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि फाइनल कॉल कितने की है, 5 की। तो कितने रुपए मांगे हमने, 5 लाख रुपए हमने मांगे हैं। अब हमको रिसीव्ड होंगे ये पैसे बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये हो जाएगी मनी रिसीव्ड। कितने रुपए हमने मांगे थे, 5 लाख रुपए। कितने रुपए का एरियर हुआ है हमारे पास, 2000 रुपये, वो देगा नहीं, तो कितने मिलेंगे, 4,98,000 रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसके बाद करना है क्या, शेयर का हरण करना है। तो हरण वाली एंट्री ये बनाएंगे जिस पे एक स्टार लगा है। देखो लिखेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू अनपेड कॉल। तो अनपेड कॉल कौन सी है बेटा, जिसने नहीं दी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लिख देंगे इसको बीइंग शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर। देखो कितने रुपए आपने मांगे, यहाँ लिखेंगे हमने कितने शेयर का हरण किया, 400 मल्टीप्लाई बाय कितने का शेयर है, 10 का। तो हमने मांगे थे कितने, 4000 रुपये। उसने एरियर कितने का किया बेटा, इसका 2000 का। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने लिखेंगे 2000 रुपये। डेबिट बराबर क्रेडिट के होता है, डेबिट में चल रहा है 4000, यहाँ कितने और आएंगे अभी, 2000। इसका मतलब उसने सिर्फ 2000 रुपये दिए होंगे हमको अब तक। बात आ गई यहाँ तक समझ में सबको, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, हरण हो गया। अब इसके बाद करेंगे इनका री इशू। तो जिस पे डबल स्टार लगाया वो री इशू की एंट्री बना दो एक बार, ये वाली जो है री इशू की एंट्री। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा मिलेगा, और शेयर को कम में इशू किया जा रहा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको लिखेंगे इधर बीइंग शेयर री इश्यू। देखो कितने शेयर इशू किए हमने, 200। कितने का शेयर है, 10 का। तो कितने रुपए मांगने चाहिए हमको, 2000। बैंक में कितना पैसा मिलेगा, 200 मल्टीप्लाई कितने शेयर इशू कर रहा है वो, 8 रुपये से। कितने मिलेंगे, सिर्फ 1600। डेबिट बराबर क्रेडिट के, तो कितने का डिस्काउंट लगा, 400 का। बात समझ गए यहाँ तक, 2 रुपये एक शेयर पे कम मिले हैं उसको, 200 शेयर उसने बेचे हैं, तो कितने, 400 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब समझने की बात क्या है,
इधर जो हरण के शेयर हैं वो 400 हैं, रीइशू कितने की हैं 200। अब यहाँ कितने रुपए बचाए थे आपने, 2000 रुपये बचाए थे, खर्चा कितने का हुआ है 400 का, तो आपके अकॉर्डिंग पैसे कितने बचेंगे 1600। लेकिन जो 1600 आंसर है वो गलत है। क्यों गलत है, ऐसे समझिए कि ये जो 2000 रुपये है ना, ये 2000 रुपये 400 लोगों के, मतलब एक बैंक में 400 लोगों ने अकाउंट खुलवा रखा है और उन्होंने जमा कर रखे कितने 2000 रुपये। 400 शेयर का तो अमाउंट है 2000 रुपये, तो 400 लोगों का बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हैं 2000 रुपये। अब उसमें से 200 लोगों को नुकसान होता है, बस नुकसान कितने लोगों को, 200 लोगों को, तो पैसे कितने लोगों के खाते से काटे जाएंगे, सिर्फ 200 के से, 400 के से आप नहीं काटेंगे। आप डायरेक्ट 2000 से लेस नहीं करेंगे पैसे को, कितने से लेस करेंगे 200 के से। देखो कैसे निकालते हैं इसको, इधर समझेंगे। अब ट्रांसफर वैल्यू कैसे रहेगी इसकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो मैं इसकी वैल्यू बनाता हूँ वैसे बेटा, 2000 रुपये हमारे पास है, लेकिन ये 2000 रुपये कितने के लिए हैं 400 शेयर के लिए। अगर मैं इसमें 400 का डिवाइड लगा दूँ तो एक शेयर का पैसा आ जाएगा। मानो 100 रुपये जमा किए हैं 20 लोगों ने मिलके, तो 100 रुपये में 20 का डिवाइड लगाओ, एक लोग का पैसा आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2000 रुपये जमा है 400 लोगों के, 400 का डिवाइड किया, एक का पैसा आ गया। हमको कितने का पैसा यूज़ करना है, सिर्फ 200 का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 200 की, तो कितना रुपया आ जाएगा बेटा 1000 रुपया। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आ गई 1000 रुपया। ये जो 2000 रुपये 400 लोगों के हैं, लेकिन आप सारा पैसा यूज़ नहीं करेंगे। कितने पैसा यूज़ करेंगे, सिर्फ 200 लोगों के पैसे को यूज़ करेंगे। तो 200 लोगों का पैसा निकाला है मैंने 1000 रुपया, समझ गए। 200 का 1000 है, 400 का 2000 है, इतनी बात है बस। अब इस 1000 रुपये में से कितने का नुकसान हुआ है 400 का, तो माइनस करना है इसमें से 400, तो कितने रुपये बचेंगे बेटा 600। बताओ ये बात समझ गए। हमेशा ऐसी ही कैलकुलेशन होती है जब ज़्यादा शेयर हरण किए जाएं और कम शेयरों को री इशू किया जाए, तो री इशू पर जो फॉरफिटेड रहेगा उसकी कैलकुलेशन ऐसी होगी हमेशा। ठीक है, ये 2000 रुपये यहाँ वाले हैं बेटा, 400 शेयरों का हरण किया, 2000 रुपये जब्त किए, तो ये 2000 रुपये 400 लोगों के, समझो है ना। लोगों को नुकसान कितनों को हो रहा है, सिर्फ 200 को, क्योंकि 200 आप री इशू कर रहे हैं, तो पूरे 400 का पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते ना। जितने लोगों को नुकसान है उनका ही पैसा यूज़ कर सकते हैं। मानो आप 3 लोग मिलके और 1000 रुपये जमा कर दो बैंक में, और तुम में से कोई एक इंसान ऐसा है जो अपने ऊपर हानि ले ले या लॉस हो जाए उसको, तो बाकी 2 तो अपने खाते से पैसा नहीं देंगे ना, पैसा किसको देना पड़ेगा, सिर्फ एक को। तो ये जो पैसा जमा है कितने लोगों का जमा है 400 लोगों का, नुकसान कितने लोगों का हुआ है 200 का, तो 200 का पैसा अलग निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला, 2000 डिवाइड बाई 400, एक का पैसा आया मल्टीप्लाई 200 किया, कितने का पैसा आ गया 200 का कितना 1000 रुपया, 1000 में से नुकसान घटा दिए 600 रुपये बच गए। समझ गए, हमेशा ऐसी होगा। ये तो मैंने तुम्हें समझाया, अगर चाहते हो इस कैलकुलेशन करना तो कर सकते हो, तुम्हें समझा दिया है मैंने, ऐसे होता है। देखो नया क्वेश्चन है बेटा 20, सागर कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी रुपये 5 लाख है, जो 10 रुपये के 50,000 अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 30,000 अंशों का निर्गमन किया, जो इस प्रकार है। आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 7 रुपये, 4 रुपये अधिमूल्य प्रीमियम है इसमें। प्रथम एवं अंतिम मांग पर 5 रुपये, सभी अंशों पर देय राशि प्राप्त हो गई है। अंतिम मांग पर एक अंशदार जिसके पास 100 अंश से धनराशि का भुगतान नहीं किया है, शेष सभी ने भुगतान कर दिया है। संचालकों ने उक्त 100 अंशों को जब्त किया और 7 रुपये पूर्णदत्त के रूप में निर्गमित कर दिया। पकड़ो, दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है पूर्वदत्त, एक होता है पूर्णदत्त। पूर्वदत्त का मतलब है पहले भुगतान करना, दत्त का मतलब होता है पेमेंट करना, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले भुगतान करना मतलब पूर्वदत्त, और पूर्णदत्त का मतलब होता है टोटल पेमेंट करना, है ना। पूर्ण का मतलब सभी पेमेंट, ऐसे। इसमें दिया है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल, कितनी कैपिटल है 5 लाख रुपए, और इसमें शेयर हैं इसके 50,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपये। इस वैल्यू का जर्नल एंट्री में कोई काम नहीं होता है। जब भी अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखी होती है तो उसका जर्नल एंट्री में कोई काम नहीं है। काम रहेगा सिर्फ इश्यूड शेयर का, कितने शेयर इश्यू किए गए हैं। अब उसने इश्यूड शेयर किए हैं 30,000, तो सारी जर्नल एंट्री 30,000 से बनेंगी और एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से।
उसने एप्लीकेशन पर कितना रुपया मांगा है? 2 अलॉटमेंट पे 7 प्रीमियम पे 4 7 रुपये, लेकिन प्रीमियम का है 4 रुपये प्रीमियम का और 3 रुपये अलॉटमेंट का। बात समझ गए वाली? ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मांगा है? 5। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 2 और 7 9, 9 और 5 14, 4 रुपये का प्रीमियम है। शेयर कितने का? 10 का हो गया। चलो अब इसके बाद में एक शेयरधारी, उसका नाम दिया है क्या? कौन है शेयरधारी? एक अंशधारी ऐसे बोला है ना, तो 400 शेयर उसके पास है। 400 100 का शेयर होल्डर ऐसा है जिसने कॉल्स इन एरियर किया हुआ है बेटा। और कौन सा कॉल? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब उसने 500 रुपये इस कॉल पे दिए नहीं है। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये नहीं, पहले बोलेगा अंतिम याचना की धनराशि है ना, ऐसे बोला है। देखो एक बार, अंतिम मांग पर एक अंशधारी जिसके पास नॉन थे ने ठीक है, धनराशि का भुगतान नहीं किया। हाँ बोल रहा है ना वो अंतिम याचना पर। पहले एक सेंटेंस बोला अंतिम याचना पर, एक अंशधारी जिसके पास 100 शेयर थे उसने धनराशि का पेमेंट नहीं किया। तो इस कॉल पे जो पैसा मांगा गया था, जो धनराशि मांगी गई थी, उसका पेमेंट उसने नहीं दिया है। धनराशि का मतलब अंतिम याचना नहीं है, धनराशि का मतलब है रुपए नहीं दिए। ये बात वो पहले ही बता चुका है कि फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए। घुमाने वाली बात क्या है? 2 सेंटेंस हो सकते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने आज अपने कॉलेज की 10,000 रुपये फीस जमा की है, सीधी बात है, मैंने 10,000 रुपये जमा कर दिए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने 10,000 रुपये अपनी कॉलेज की फीस आज जमा की है, बात तो वही है ना, कॉलेज में 10,000 रुपये दे दिए मैंने। सीधा ऐसे बोलो या घुमा के बोलो, वही बात यहाँ पे है। यही तो बात समझनी है। पेपर में क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी लैंग्वेज। वो हमेशा लैंग्वेज को ऐसे घुमा के देगा कि तुम उसको 2-3 बार पढ़ो, टाइम वेस्ट हो, और उसके बाद फिर तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हें क्वेश्चन छोड़ना पड़े। जो बच्चे इन क्वेश्चंस को समझ जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं उनके नंबर कम आ जाते हैं। फिर जैसे हम पेपर से बाहर निकलते हैं, हमारा दोस्त हमको बताता है ये तो ऐसे करना था, हाँ ऐसे ही तो करना था ये, अब फिर हम कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम जो ना पहले उसको सोच के टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या होगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन को 1 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, जो समझना है उसको बार बार पढ़ना है। जब बार बार तुम पढ़ोगे ना, समझ में आ जाए क्या करना है इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई वाली? ठीक है, बीच में टोक देते हो फिर काटना पड़ेगा मेरे को, समझो। अब इसमें क्या था कि ये जो 100 शेयर थे इसने क्या नहीं दिया बेटा? कॉल से एरियर किया फर्स्ट कॉल का, ये वाला पैसा इसने दिया नहीं, इसका मतलब 500 रुपये इसने दिए नहीं। अब कंपनी ने क्या किया? इन 100 शेयरों का हरण कर लिया। तो अगला स्टेटमेंट क्या है? फॉरफिटेड ऑफ शेयर, कितना? 100। एक बात और याद रखनी है कि हरण को हरण ना बोल के जब्त भी बोलता है वो। तो एग्जाम में अगर बोले ना शेयरों का जब्तीकरण कर लिया, तो जब्ती कोई नई बात नहीं है, जब्त करना ही हरण करना होता है। और वैसे भी पेपर हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों लिखा होगा, और हिंदी का कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में समझ लेना है। क्या? फॉरफिटिंग। चलो अब अगला क्या रहेगा? री इश्यू ऑफ शेयर। कितने शेयर इशू करेंगे? 100 शेयर, और एट द रेट ऑफ कितने में इशू कर रहा है बेटा उसको? 7 रुपये में। 7 रुपये में रीइशू कर रहा है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? 10 रुपये के शेयर को 7 रुपये में बेच रहा है, तो 3 रुपये का उसमें डिस्काउंट नुकसान हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब इनकी एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री कैसे बनाएंगे? जब आप एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, तो कितने से रहेगा? 30,000 और मल्टीप्लाई बाय 2 से। ठीक है, अब जब आप इसकी अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट में तो प्रीमियम है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में एंट्री की है ना, विद प्रीमियम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जैसे वो एंट्री की है ना, ऐसी सेम यहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, तो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री रहेगी बेटा, उसमें क्या रहेगा? एक तो रहेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 2 में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ मल्टीप्लाई होगी बेटा कितने से? 30,000 मल्टीप्लाई 4। यहाँ मल्टीप्लाई कितने से होगी बेटा? 30,000 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ कितने से होगी? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7 से। अब ये बी एंट्री जो है बैंक वाली रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट।
अमाउंट रिसीव्ड कितने से होगी बेटा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 7। कोई भी एरियर नहीं है अलॉटमेंट के अंदर, सिंपल एंट्री रहेगी ऐसे। अब एरियर कहाँ रहेगा, फर्स्ट कॉल में। इस एंट्री में थोड़ा चेंज होगा, जैसे हम पहले से करते हैं सेम वही, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 में रहेगा शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगी बेटा ड्यू, कितने रुपए ड्यू करेंगे हम, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितने हो जाएंगे ये, 1,50,000 रुपया। 5 कहाँ से आया, क्योंकि उसने फाइनल कॉल पे 5 रुपये मांगे हैं। और ये मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा मिलेगा, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये मनी हो जाएगी बेटा रिसीव्ड। और कितने रुपए मांगे आपने, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए आपने मांगा। एरियर कितने का हुआ है बेटा, सिर्फ 500 का एरियर है। इसमें से आप 500 रुपये लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,49,500, 1,49,500। अब इसके बाद जो हरण करेंगे, ये वाली एंट्री हरण की होगी। हरण कैसे करेंगे, प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो सिंपल एंट्री बनाएंगे। कैसे एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अनपेड कॉल है ये। कितने का अनपेड कॉल है बेटा, 500 का अनपेड कॉल है। कितने रुपए आपने मांगे हैं, 100 शेयर से पूरा 10 रुपये आपने मांगा होगा, 1,000 आपने मांगे होंगे। डेबिट बराबर क्रेडिट के, कितना आएगा, 500 रुपया। अब री इशू की एंट्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट लगा है, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ये री इशू की एंट्री है। नरेशन आप पिछले वाले क्वेश्चन में से कॉपी कर लेंगे। यहाँ कितने शेयर आएंगे, 200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, सॉरी 100 शेयर 10 के हिसाब से कितना रुपया, 1,000। बैंक में कितना पैसा मिलेगा बेटा आपको, बैंक में पैसा मिलेगा आपको कितना, 7 रुपया। 100 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना, 700। डेबिट बराबर क्रेडिट के, कितना नुकसान हुआ, 300 का। आपने 100 ही शेयर हरण किए और 100 को री इशू कर रहे हैं, तो सारा पैसा यूज़ करना है। इसका मतलब कितने रुपए बचाए थे आपने, 500। नुकसान कितने का, 300 का। कितने रुपए बचे, 200। 200 को ट्रांसफ़र कर दो बेटा इधर। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन पिछले वाले से देख लेना। 500 रुपये बचाए थे, 300 का खर्चा हो गया, कितने बचे, 200 रुपया। क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे बात समझ में सबको।